एपिसोड के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल अत्री पॉडकास्ट ये सेकंड सीजन है, जिसके एपिसोड आप लगातार देख रहे हो। बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो आप हमारे पॉडकास्टों को, और साथ में है देवेंद्र बल्हारा जी। दोस्तों, आज का टॉपिक चर्चा करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे देश के लिए, और आप लोग इस पूरे पॉडकास्ट को ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछले 2 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पहली है जो सोना और चांदी की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल और फिर एकदम बहुत ज्यादा गिरावट, ये चीज है। दूसरा, अगर भारत के प्रधानमंत्री का कहीं भी किसी ऐसी चीज के अंदर नाम आता है जो वैश्विक स्तर पर गलत है, तो हमारे देश के लिए भी एक ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि वहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो है अवहेलना होती है और बेइज्जती होती है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम एप्स्टीन की फाइल्स में आया, जहां पे 2017 का जो मोदी का इजराइल दौरा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा था, वहां पे एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया है। दूसरी बात, अभी 2 दिन पहले ही भारत का FTA एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। यानी कि भारत से ऐलान नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने उनका ऐलान किया है। अब बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप तय करते हैं। जिस भारत का नाम हम बड़ी इज्जत से लेते हैं कि हमारा वैश्विक स्तर पर भारत का बहुत नाम है, हमारे प्रधानमंत्री जी की स्थिति के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा नाम है, अगर हमारे देश की डील के साथ अमेरिका का प्रधानमंत्री उसकी घोषणा करता है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय जरूर है। और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज फिर डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब राम राम। नमस्कार, कैसे हो आप? एकदम। जो ये डील हुई है FTA की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उससे पहले एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का नाम आया था, क्योंकि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा किया, उसके सोशल मीडिया हैंडल से घोषणा हुई। तो क्या ये सही है हमारे भारत के लिए? क्या, क्योंकि जहां पे झुकने के नाम आता है बार बार कि प्रधानमंत्री जो है हमारा एक अच्छी चीज रखता है वैश्विक स्तर पे, देखो, अच्छी पकड़ रखता है। राहुल भाई, झुकने का पुराना रिकॉर्ड रहा है समलैंगिकों का, ये तो आपको पता ही रहेगा, उनका काम ही झुकने से चलता है। दूसरी बात ये है, आपने जो बोला कि देश की गरिमा जो विश्व स्तर पर बहुत बढ़िया हो गई थी, उसका शायद हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो बांग्लादेश के पासपोर्ट से भी खराब हो चुकी है। ऐसा तो नहीं है, ये पूरी दुनिया ये आप किस आंकड़ों के आधार पर बोल रहे हो? आप सर्च कर लेना, कौन सा, मैं अभी बात थोड़ी कर रहा हूँ। ये हमारा देश के जो समस्या है, हमारे देश के जो हमारा जो देश, जहां तक मेरे आंकड़े कहते हैं कि भारत की जो वैश्विक स्तर पे जो पासपोर्ट की वैल्यू वो तो बड़ी है पहले के मुकाबले। लेना ना भैया, ये आपको टीवी मीडिया के माध्यम से जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है उसके हिसाब से बड़ी है, और असलियत में घटी है। अगर भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में जाना जाए तो बांग्लादेश से भी बुरी स्थिति में हम लोग हैं इस वक्त। किस तरीके, किस तो लेना ना, किस आधार नहीं, किस आधार पे बात कर रहे हो? आर्थिक स्थिति, जो पर कैपिटा इनकम या हैप्पीनेस इंडेक्स को आप देखोगे तो ना, फिर कहाँ इतना सा बांग्लादेश है और कहाँ इतना सा इंडिया है, तो वो चीज भी तो मैटर करती है। पहले नहीं था ये इंडिया, इसके आने से पहले कहाँ था फिर ये? मीडिया में, मीडिया की विश्वसनीयता में दुनिया तो के सबसे घटिया देशों में आ चुके हैं हम। मीडिया में तो पता मुझे, और मीडिया में नहीं, खाने में भी 85 करोड़ लोग फ्री का 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं, ऐसा बता रहा है मीडिया। 85 करोड़ लोग, सोच सकते हैं आप लोग, उस देश के अंदर जिसके पास अनाज खाने के लिए इंतजाम भी नहीं है घरों में, आप उस देश की स्थिति बेहतर हो गई है ऐसा बता रहे हो? या केवल इतिहास में लिखा जा रहा है कि आपके पुरखे 2026 में इतने भूखनंगे हुआ करते थे, हमारे बच्चों को बताया जाएगा कि वो 5 किलो अनाज पर आश्रित रहा करते थे? या सिर्फ ये बताने के लिए ये सब हो रहा है? एक बार बताए तो सही, श्वेत पत्र जारी करके सरकार। दूसरी बात जो आपने बोली है, एप्स्टीन रिपोर्ट की जो बात कही है, ये बहुत अरसे से मैं आपकी इसी चैनल पर बहुत अरसे से बोलता आया हूं
कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी या राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता जब तक कि वो पूरी तरह से सरेंडर ना कर चुका हो। तो इसका जो रिकॉर्ड है, किसको सरेंडर करना होता है? जिसका एप्स्टीन के जो बाप हैं उनको। और अभी ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये रिपोर्ट कोई इत्तेफाक नहीं है कि भाई आ गई रिपोर्ट और कोई आ गया मीडिया में आ गया। अरे सारा मीडिया जो लोग चलाते हैं, सारे के सारे सोशल मीडिया जिनके हाथ में है, आप वैक्सीन पर शब्द वैक्सीन बोल दिया करते थे ना जिस टाइम पे कोरोना चला हुआ था, आपका पेज उड़ जाया करता था। मेरा फेसबुक का और यूट्यूब के पेज और मेरे चैनल कितने उड़े हैं आप बता नहीं सकते, सिर्फ इस बात पर कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये बोलने पर। खाली देवेंद्र बल्हारा नाम से उड़ जाया करता था पेज, मोनेटाइजेशन खत्म हो जाया करती थी। उस इतने कंट्रोल के बावजूद सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल का जिक्र और हर मीडिया हाउस में उसकी चर्चा, ये उन्हीं के इशारे पर हो रही है जो एप्स्टीन के बाप हुआ करते थे, जिनका नाम मैं लेता होता हूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। और इसमें सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आया। अब आप लोग ना तसल्ली से ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे भाई का हाथ भी है इसमें, देख लो। और इसमें सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आया है। कोई भी देश जो उनके कंट्रोल के अंदर है, उसके हर, या तो उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे जिस पोजीशन पर हमारे यहां पर डोवाल है, यानी कि उनके एनएसए या उनका आर्मी चीफ या उनका मुख्य सलाहकार या प्रधानमंत्री कार्यालय से या राष्ट्रपति कार्यालय से बंदा वहां पर बैठा हुआ है, उन सब के नाम वहां पर आए हुए हैं। इसलिए यह बात समझने की है कि वो सिर्फ भारत का नहीं आया है। ये लोग जो काम करते हैं, मेरा जिस आज की बातचीत का आधार, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, मेरा आज की बातचीत का जो आधार है ना, वो एप्स्टीन फाइल्स और एफटीए है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ अभी जो उसमें क्या है कि इसलिए बात करना जरूरी है, किसानों के लिए ये जो ट्रेड डील है हो सकता है घातक हो सकता है नहीं, क्योंकि अब तक उसकी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये जो ट्रेड डील हुई है ट्रंप के साथ, उसके जो डॉक्यूमेंट वो बाहर नहीं आए हैं। और हो सकता है उसमें जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर हमारी डील्स हैं, जो एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर है, वो अमेरिका के लिए खुला हो। मेरे इस फोन में नहीं, शायद वो दूसरे फोन में है, 2-3 कॉलम लिखे थे इसने, योगेंद्र यादव ने, और उसने ये कहा था कि भारत के किसानों को अमेरिका के हाथों में बेचने की तैयारी चल रही है। भारत के कृषि उद्योग को सरेंडर किया जा रहा है और भारत के किसानों की नीलामी तय है अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो एक सीधी सी बात है, एक तरफ यूजीसी का मसला उठता है, यूजीसी के नियमावली में बदलाव किया जाता है, पूरे देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया करते थे वो लोग सड़कों पर आकर या फिर सोशल मीडिया पर उसकी कड़ी आलोचना चालू करते हैं, उसके मुंह पर जूते मारना चालू करते हैं, कालिक पुतना चालू करते हैं। और उसी दौरान जब सोशल मीडिया इन सब चीजों में उलझा हुआ है, मीडिया कभी भी नरेंद्र मोदी की खिलाफत नहीं दिखाता। ये तो है, लेकिन ये तो अगर वहां दिखा रहा है तो मैं उस वक्त सोशल मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म पर आया और मैंने बोला, यदि यूजीसी का मसला इतना हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब कुछ और गड़बड़ चल रही है, देश को कहीं बेचा जा रहा है। और वैसे ही हमने खेल देखा कि जिस तरह से WTO के हाथों बेचा था पहले यूनाइटेड नेशन के अंडर, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंडर यूरोपियन यूनियन के हाथों बेच देना और ऐसा एग्रीमेंट साइन करना जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया प्रेस एडवाइजर या प्रेस हेड कह रही है कि अब अमेरिका के किसानों के उत्पाद के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भारत, जो कि भारत है, वो खुल गई है और इससे किसानों का फायदा होगा, अमेरिका के किसानों का। यदि अमेरिका के किसानों का फायदा होगा, अगर इस देश के अंदर एमएसपी का निर्धारण अगर अमेरिका के रेट के हिसाब से होगा, अगर उनके उत्पाद यहां पर बिना किसी टैरिफ के बेचे जाएंगे, जहां देश को कोई आमदनी नहीं होगी, तो इसका मतलब देश के लोगों का पैसा अमेरिका लेकर जाने का
बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कर रही थी, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए भगत सिंह जैसे लोगों ने, लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने अपनी जान दी है, जिसके खिलाफ लड़ते हुए पूरा देश संगठित हुआ था, वही ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर की ही कंपनी थी। शायद आपको मालूम नहीं है कि आज के टाइम पर ब्लैक रॉक, जो कि अंबानी और अडानी की कंपनियों की भी मालिक है, और जो एलन मस्क और बिल गेट्स की भी कंपनियों की मालिक है, वो कंपनी आज के टाइम पर रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर ही होल्ड कर रहे हैं। यानी उन्हीं के बच्चे अब हमारे जो पुरखों पर राज किया करते थे, उनके माँ बाप, तो अब वो हमारे बच्चों पर राज करने के लिए आ रहे हैं इनडायरेक्टली एफटीए के जरिए। इनडायरेक्टली क्या होता है? आपका पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पीएचएफआई, बिल गेट्स की नाजायज औलाद है, ये हम सबको मालूम होना चाहिए। आपके पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डीसी कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, तहसील में बैठे हुए जो ऑनलाइन सिस्टम जो चढ़ाते हैं, आपका आधार कार्ड के साथ हर चीज को जोड़ते हैं, वो प्राइवेट कंपनी है। यानी आपका सारा डेटा प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। आधार कार्ड की कंपनी नंदन नीलकेनी की कंपनी है, जिसके अंदर ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है। आपके अडानी, जिसको एग्री बिजनेस दिया जा चुका है, ब्लैक रॉक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। अडानी के जितने भी रिटेल का कारोबार है, जितना तेल का कारोबार है, उस सारी का मालिक वही रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर बैठे हुए हैं। तो आपका फार्मा उनका है, आपका एजुकेशन रॉकफेलर फाउंडेशन की रिकमेंडेशन पर चलता है, आपकी खेती के अंदर भी अडानी आ गया और अडानी इनडायरेक्टली वही आ गए हैं, और अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ गया है। तो आपका अपना उत्पादन क्या है? आपके घर में खाट बनती हो, फर्नीचर का आता हो, बिजली का आता हो, इलेक्ट्रॉनिक का आता हो, इलेक्ट्रिसिटी का आता हो, ऑटोमोबाइल का आता हो, तेल पेट्रोल डीजल का आता हो, जूता कंपनी आपकी अपनी हो, ट्रैक्टर कंपनी आपकी अपनी हो, गाड़ी कोई आपकी हो, कोई टायर आप बनाते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी का पेटेंट आपके पास नहीं है। भारत के पास किसी टेक्नोलॉजी का कोई पेटेंट नहीं है जो चीजें आज के टाइम पर बिक रही है। और कोई ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से और कौन रोक रहा है फिर? मतलब क्या कमी रह गई है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने में, और कितनी कमी रह गई आपके गुलाम होने में? आपका डीसी प्राइवेट कंपनियों के हिसाब से चल रहा है, तहसीलदार प्राइवेट कंपनियों के हिसाब से चल रहा है, बैंकिंग क्योंकि प्राइवेट है तो बैंकिंग के हिसाब से पुलिस वाले चलते हैं, पैसे के गुलाम होकर के सारे काम कर रहे हैं। तो और क्या कमी रह गई है? आपका अपना राज कोई है नहीं है, ग्राम सभा को कोई पूछ नहीं रहा है, ग्राम पंचायत जो है वो गुलाम हो गई है, पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं है, ग्राम सरपंच कुछ कर नहीं सकता है, एमएलए एमपी की अपनी कोई औकात बची नहीं है, अपने को रिप्रेजेंटेशन दे नहीं सकते हैं, विधानसभा में बोल नहीं सकते हैं, लोकसभा में बोल नहीं सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक को बोलने नहीं दिया जा रहा है उस किताब के बारे में, जिस किताब के में छपा हुआ है कि गलवान घाटी पर जब अटैक होता है उस वक्त उस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको काम नहीं करने दिया, जनरल को, आर्मी के जनरल को। तो और क्या कसर रह गई है जब आपका प्रतिनिधि बोल नहीं सकता, आप प्रतिनिधि चुन नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से रोजगार नहीं पा सकते, आपके गांव में शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, आपको हेल्थ के लिए प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और आपका जीवन जितना दूभर हो गया है, क्या कसर रह गई है बताइए? आपकी क्या व्यवस्था है? देश के लोगों की क्या व्यवस्था है? गांव के आदमी की क्या व्यवस्था बची हुई है? उसके अपने हाथ में क्या है? कुछ भी अपने हाथ में है। वो मालिक है, रिप्रेजेंटेटिव को वो लिख कर देता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जो तहसीलदार है, डीसी है, एडीसी है, एसडीएम है, सब उसके नौकर हैं। आम नागरिक लिख कर दे रहा है और उसकी कोई सुन नहीं रहा है। और इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो, इससे ज्यादा गुलामी क्या हो? इसमें जो बड़ी बात है डॉक्टर साहब, ये बताओ, अगर ये ट्रेड डील भारत के प्रधानमंत्री घोषणा करते अपने हैंडल से, या फिर एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करते, या फिर सदन में करते, बजट सत्र चला हुआ वहां से करते, तो और ऐसा इसमें क्या होना चाहिए था जो भारत को फायदा पहुंचाता? यार इसकी औकात ही नहीं है, पहली बात तो। आप इन बातों को छोड़ो, पहले ये मेरे को ठीक है, कुछ भी बोल सके। दूसरी बात, होना क्या चाहिए था? आप यहां पर आपकी जरूरत का क्या क्या सामान मिलता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम असंध में बैठे हैं, असंध के आसपास में कैसी जमीन है, उसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब हमको कितने अनाज की जरूरत पड़ती है, हमको कितने मीठे की जरूरत पड़ती है जिसके लिए गन्ना जरूरी है, कि हमको कितनी दालों की जरूरत पड़ती है और कितने मसालों की। जो चीजें यहां हो सकती हैं जमीन पर, वो चीजें यहीं पर जरूरतें पूरी करें किसान, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल बने वो बाहर जाए। क्योंकि दुनिया का कोई भी उद्योग वो नहीं है
जो खेती के अलावा कहीं और से आता हो। जैसे मान लो आपकी खाट है, रस्सी बनना है, वो पटसन से आता है, पटसन खेत में होता है। आप दालें हैं, बेसन है, आटा है, वो सब खेत से आता है। फर्नीचर है, वो जंगल और खेत से आता है, लकड़ी से आता है मतलब। और कोई भी उद्योग देखोगे वो जमीन से ही आता है। कोयला जमीन से आता है, सोना जमीन से आता है, लोहा जमीन से आता है, लिथियम जमीन से आता है, सब कुछ जमीन से आता है। एवरीथिंग, मतलब वो सब कुछ किसान के पास आता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी किसानों को अपने यहाँ उत्पादन के लिए तो खर्च करना पड़ता है और आमदनी के टाइम पर उनकी फसल की कीमत कम हो जाती है। सभी किसानों को जब आपके इस खेत में कुछ निकल आता है, फसल यानी कि अगर अफीम तो निकल आए आपके खेत में या फिर कोई नशे का पदार्थ निकल जाए तो वो तो किसान का है, और अगर सोना निकल जाए तो वो सरकार का है। ये दोगला कैरेक्टर नहीं होता है सिस्टम का। तो होना क्या चाहिए कि भारत के किसान के उत्पादन की लागत घटनी चाहिए और उसका सामान बिकने के लिए पूरी दुनिया का बाजार खुलना चाहिए। हो क्या रहा है कि यहाँ के किसान को तो फसल पैदा करने के लिए उनके पेस्टिसाइड मिलते हैं। अब देखिए, आपको खाद मिलती है, खाद की कंपनी किसकी है? रॉकफेलर की तो है। सारा खाद तो नहीं है ना, डायरेक्ट है मेरे दोस्त। जितना एपीआई से तो बनता है। एपीआई क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वो कहां से आता है? तेल शोधन के बाद जो आखिरी केमिकल होता है वो एपीआई होता है, उसी से तो ड्रग्स बनती हैं। तो सारा माफिया कंपनी। डॉक्टर साहब, मैं ना आपके साथ या बैठ के बातें करना, मेरे को अब दिमाग से ना पागल वाला सिस्टम होने लगा, क्योंकि आप डायरेक्ट बात वहीं लेके जाते हो। तो है ही, तो मैं क्या करूं बताओ आप, जब आपके पास है ही नहीं है। अब आप एक बात बताओ यार, आपके पास खाद का इंतजाम नहीं है क्या? आपकी अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं है? प्रोसेस क्यों नहीं बताते आप? डायरेक्ट उसी का नाम ले लेते हो। अब ये बताओ ना, अभी एक चीज यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जाके वहां जा रही है। स्टेप बाय स्टेप की तो बात कह रहा हूं। आप एक सिंपल सी बात बताइए कि आपके खेत में जो आपको खाद मिलती है, डीएपी यूरिया मिलता है, उसके लिए सब्सिडी मिलती है। हाँ, सब्सिडी किसको मिलती है? वो पैसा किसको मिलता है? किसान को, कंपनी को। अगर वो कट्टा 1600 की कीमत तय की हुई है और किसान को उसके 1200 देने पड़ते हैं, कंपनी को तो 1600 मिलता है ना। वो 400 रुपए भारत के खजाने से कंपनी को दिया जा रहा है। कंपनी किसकी है? कंपनी भारत की थोड़ी ना है। कंपनी भारत सरकार क्यों नहीं बना सकती? वो खाद भारत की सरकार क्यों नहीं बना सकती? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि वो पैसा उनको क्यों दिया जाता है? जब हमारे पास लकड़ियां उपलब्ध हैं, हम जंगल पैदा कर सकते हैं, हमारे पास सफिशिएंट जमीन है, तो ईंधन के लिए हम लोग उस तेल कंपनी के ऊपर निर्भर क्यों हो रहे हैं? आप सब्सिडी अगर आप गैस के ऊपर दे रहे हो, गैस की कंपनी किसकी है? तेल शोधन का कारखाना तेल हमारे यहां नहीं होता है मेरे दोस्त। तेल वेनेजुएला है, साइबेरिया है, इराक है, ईरान है, वहां से आता है ना। वो जो तेल आ रहा है वो हमारा नहीं है, वो रॉकफेलर का है। उससे तेल शोधन की जितनी टेक्नोलॉजी है वो रॉकफेलर की है। उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो रॉकफेलर को मिलता है। दिखाइए आपको अंबानी अडानी दे रहा है, लेकिन वो वहीं पे बैठे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, जब आपका पैसा यहीं पर रुक सकता है तो आप सब्सिडी कैसे रुकेगा ना? कंपनियों को क्यों दे रहे हो? वही तो, कैसे रुकेगा ना? कैसे रुकेगा? आपको अपने गांव से बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े बच्चे को, और आपको रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े, तो आपका पेट्रोल और डीजल का कितने लाख करोड़ रुपए का महीने का बचता है? आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बताओ। नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताइए आप सिर्फ, क्यों नहीं हो सकता? बताइए किस तरीके की बातें कर रहे हो? किस तरीके? आप मेरे को ये बताओ, तेल वहां से मिलता है, शोधन जो पेट्रोल डीजल बन रहा है वो यहाँ पे कच्चे तेल से लाके बनाते हैं इंडिया में। अब वो चीज आप खत्म कैसे कर सकते हो? उसमें से जहां तेल शोधन कारखाना, वहां पे भी तो जॉब मिल रही है, वहां पे भी तो नौकरियां मिल रही है। क्या अब आप ये बोलोगे कि मैं नौकरियों के खिलाफ हूं? क्या किसको मिल रही है नौकरियां? किसको मिल रही है नौकरियां? मेरे असंध के अंदर यहाँ मेरे गांव फफड़ाना में शुगर मिल है। फफड़ाना के शुगर मिल में काम करने के लिए फफड़ाना से एक भी काबिल बच्चा नहीं मिलता उनको। सारे फफड़ाना में बाहर से दूसरे स्टेटों से लेकर के लोग लाके लाए हुए हैं, दूसरे जिलों से आए हुए लोग लाके लाए हुए हैं। यहां पर आदमी को कौन रोजगार दे रहा है? यहां तो कोई नहीं दे रहा ना यहाँ के आदमी को। तो यहां जितने एलिवेटेड हाईवे बन रहे हैं, जितने टोल हैं, टोल पर वहां के लोकल आदमी को किसी को जॉब मिलती है? नहीं मिलती है। हाईवे के ऊपर काम चल रहा है, लोकल आदमी को काम मिलता है? नहीं मिलता है। फैक्ट्री खुल रही है, उस पर काम मिलता है? नहीं मिलता है। पावर हाउस में कोई लोकल आदमी को काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है।
जब किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में लोकल आदमी को काम ही नहीं मिल रहा है, चपड़ासी या फिर चौकीदार या फिर क्लर्क के अलावा, जहां पर मामला समझना और समझाने का और चीजों को कंट्रोल करने का है, वहां आपको दूसरी स्टेट से आदमी लाना पड़ रहा है। ऐसी शिक्षण व्यवस्था को तो लात मारनी चाहिए ना दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नौकरी नहीं करनी है। पहली बात तो ये सिद्धांत के ही खिलाफ है प्रकृति के कि आदमी आदमी का नौकर हो जाए। आदमी आदमी का सहयोगी हो, वो उसको सहयोग कर रहा है उसकी कंपनी को चलाने में, वो उसको सहयोग करे उसका परिवार चलाने में। लेकिन आप गुलाम बना करके किसी को किसी दूसरे स्टेट से ला करके रखते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप घूमने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहते हो, यदि आप घूमने के लिए जहाजों का इस्तेमाल करना चाहते हो, रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहते हो, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मौज मस्ती के लिए यूज करो, लेकिन आप मजबूरी में सुबह से लेकर रात तक, जैसे आप कुछ मत करिए, एक बार खुद से थोड़ा बहुत रिसर्च करिए कि आपके यहाँ गांव में, यहाँ जितने भी असंध के अंदर सरकारी जितने प्राइवेट स्कूल हैं, बात करने बैठे थे एफटी के ऊपर, और ये तो देखो, मैं वही बता रहा हूं, ये सारे तार आपस में जुड़े हैं दोस्त। आप किसान को बर्बाद किए बिना, किसान को कर्जे में डाले बिना, उसकी जमीन हथियाए बिना अमेरिका को लाभ नहीं दे सकते। ये मैं भी जानता हूँ। हाँ भी किसान कर्जे मर रहा है, हाँ, उसके लिए कोई मतलब इतनी बड़ी चीजें नहीं है कि भाई वो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। हाँ। क्योंकि आज गांव में जो किसान खेती करते हैं, Pick your preferred investment with Angel One. अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहते। अरे आप आर्मी में नौकरी करते हो, आर्मी वाला अपने बच्चे को आर्मी में नहीं भेजना चाहता, पुलिस वाला अपने बच्चे को पुलिस में नहीं भेजना चाहता, टीचर अपने बच्चे को टीचर नहीं बनाना चाहता। अब ये मुझे बताओ, अब तेल वेनेजुएला अमेरिका के कब्जे में है। अब कच्चे तेल का जो भारत को खरीदना है, अब वो वेनेजुएला से डील हुई है, वेनेजुएला से खरीदेगा ट्रम्प के कहने पर। क्यों खरीदेगा? नहीं हुई है ना ये, मैं ये कह रहा हूँ क्यों खरीदेगा? नहीं हुई है ना, मैं ये मैं आपसे पूछना चाह रहा, आप मेरे से मत पूछो ना, मैं आप मुझे ठीक है आपसे पूछो, तो इसलिए बिठा रखे हो ना आप यहाँ पे। पूछिए। अब वेनेजुएला के साथ हुआ भाई, ट्रम्प के कहने पर ईरान से बंद करे तेल खरीदना और वहां से खरीदेगा। क्या भारत को ईरान के साथ तेल खरीदना सस्ता है या वेनेजुएला से, और फायदा भारत के लोगों को किस तरीके से है? देखो, जहां तेल बहुतायत में अवेलेबल है और जहां से सीधी डील हो सकती है, केवल वहीं से खरीदने में फायदा होगा, वो भी जब खरीदे तो। दूसरी बात, और सीधा कहाँ, बहुतायत कहाँ? ईरान और इराक सबसे बढ़िया है। दूसरी बात, या साइबेरिया से खरीद लो, साइबेरिया तो रशिया में ही है ना, वो रशिया से भी खरीद सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। रशिया में सस्ता पड़ता है उसको, लेकिन क्योंकि रशिया को तो मतलब बेसिकली दिखाना ये है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ट्रम्प, उसकी उल जुलूल हरकतों से पूरी दुनिया में उसके खिलाफ एक माहौल बनाना है। बेसिकली माहौल बनाना है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि जो नेक्स्ट जो स्टेप है उस पूरे सिस्टम का, जो नई विश्व व्यवस्था बन रही है उसका, उसमें चाइना को सबसे ऊपर लेकर के आना है और चाइना को प्रतिनिधित्व देना है। उसके लिए टारगेट है, हाँ उनका टारगेट है। और उसके लिए देशों में टसल बनना रहना चाहिए, दोनों के देशों में टेंशन भी बनी रहनी चाहिए। तो इसलिए कभी भी कोई भी आदमी कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, जिसका कोई तुक नहीं बन रहा है, जैसे कभी भी कुछ भी आ रहा है, मतलब ताकि देश के जो लोग हैं, जैसे भारत के लोग हैं, अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है देश के अंदर। टैरिफ का क्या फंडा है? टैरिफ है टैक्सेस हैं बेसिकली, यानी कि आप जितना सामान वहां से खरीद रहे हो उसके ऊपर आपको 50% टैरिफ देना पड़ेगा। यानी अगर कोई चीज $100 की है तो आपको $150 पे करने पड़ेंगे, जिसमें से 50% उनका टैक्स है। अच्छा, अब वो 18%। भारत और अमेरिका के बीच में 0% टैरिफ था शायद, मैं अगर बात करूं तो 2000-2010 के बीच की बात है ये। और फिर ट्रम्प आया दोबारा, 2025 की बात कर रहा हूँ, 25 में ट्रम्प आया, ट्रम्प ने सीधा 50% कर दिया, 100% भी किया था। हाँ, फिर पेनल्टी भी लगाई थी उसके ऊपर। और अब वही इस एफटी के अकॉर्डिंग, इस ट्रेड डील के तहत ना कम कर दिया भाई, 25 से घटाकर 18% कर दिया। तो उसमें जीत मान रहे हैं मोदी के समर्थक। ये बहुत गजब का सीन होता है, ये पॉलिटिक्स का खेल है, क्योंकि आप सब लोग अब आप कुछ कोई चीज 0 पे है, 0 से 50 कर दी, 50 पे ले गए, अब 50 से 25 कर दी, 25 से 18 कर दी। मैं जो तो बात तो ये है ना, उसमें जीत क्या है? साइकोलॉजी के साथ खेलना क्या होता है, हाँ।
ना तो देश की जनता को 0 से 100 पे गया, 0 से 50, 50 से 100 पे गया, इस बात का पता, ना ही ये पता कि 100 से 50 और 50 से 18 पे आया। लेकिन 50 से 18 वाली को हर छोटे छोटे सोशल मीडिया हैंडल पर या इनके नेताओं के, टुटपुंजिया नेताओं के हैंडल पर सर्कुलेट करवा दिया जाए, ताकि आम पब्लिक को लगे कि सिर्फ यही एक घटना हुई है, इससे पहले वाली घटनाएं नहीं हुई हैं। इसको समझने के लिए आप सब लोगों को, जितने भी लोग आपका चैनल देख रहे हैं, मैं एक फिल्म देखने के लिए आपको प्रोत्साहित करूंगा। मैं वैसे फिल्म देखने के लिए आपको ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करता हूं, लेकिन आप एक फिल्म देखिए, मेरा एमएलए राम अवतार। ये हिंदी फिल्म है? हिंदी फिल्म है, मेरा एमएलए राम अवतार। राम अवतार, हाँ। ठीक है। या हमारा एमएलए राम अवतार, ऐसा करके कुछ है, मतलब ऐसी है। आप ढूंढोगे एमएलए राम अवतार करके ढूंढोगे, राजेश खन्ना की एक फिल्म है। नेता कैसे बनाया जाता है और नेता कैसे लोगों का बेवकूफ बनाता है, ये रेट घटाने और बढ़ाने का खेल क्या है, और टैरिफ और टैक्स का रेट क्या है, ये 60s के दौर में राजेश खन्ना बता के चला गया था। आप गजब की मूवी है, जो आज चल रहा है देश के अंदर, जो आज नरेंद्र मोदी कर रहा है अपने एमपीज के साथ, अपने एमएलए के साथ, जो ब्लैकमेलिंग का खेल एप्स्टीन कर रहा है, वो सब राम अवतार में बता के जाके चल चुका है। इसलिए आप इसको देखिएगा जरूर, तो आपको सारा क्लैरिटी हो जाएगी एकदम से, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी बताने की। दूसरी चीज, अगर देश की साख किसी लायक बची होती तो ट्रंप की इतनी औकात नहीं थी कि इतनी बड़ी मार्केट को इतनी बड़ी गाली दे सके। भारत को जो गाली देने का काम ट्रंप का ऑफिस कर रहा है, वो निंदनीय है यहाँ के नेताओं के लिए, और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, खास तौर पे जो कमल गट्टे, जिनको मैं बोलता हूँ, गंध भक्त भी बोलता हूँ। अभी पहले इनको अंध भक्त बोला करते थे, अब देश वाले इनको गंध भक्त बोलते हैं, क्योंकि गंदगी के भक्त हैं ये। अब गंदगी, अब तो पता लग ही गया है। मैं वैसे ही तड़ीपार और आदमखोर नहीं लिखता हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, अब तो पता ही लग गया है कि ये एक तड़ीपार है, एक आदमखोर है। और ये कब, जब कोई भी इस तरह की बातें बोलता है ना, नेताओं के बारे में बताता है, तो ये लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। हम जैसे लोग जब बोलते हैं तो लोग सोचते हैं शायद ये कोई विरोध में कर रहा है, इसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, या ये मतलब कुछ भी बोल देते हैं वो लोग। उनको नहीं मालूम होता है कि यार हम बताने के लिए कर रहे हैं, आप इसको एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे सुन तो लीजिए कम से कम, चाहे आप इस पे यकीन करिए या ना करिए। पर लोगों के दिमाग में वो जो बुद्धि को भ्रष्ट करने का जो इनका काम है, जो पाइनियल ग्लैंड पे अटैक का जो उनका काम है, वो इतना जबरदस्त है। और फिर ऊपर से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग देता ही नहीं है, कि जो आपको मीडिया ने बताया उसी को सत्य मान करके उसी के ऊपर वो सोचते रहते हैं कि यही सच है, और जो आ रहा है बस वही एक मात्र मतलब सच्चाई है। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहता हूं कि अपने बच्चों को रिसर्च करने की आदत डालिए, ताकि पता लगे कि आपकी ताकत का इस्तेमाल करके, क्योंकि जो आपने ताकत दी है उनको, एमएलए को, एमपी को, वहां बैठ करके कुछ भी बोलने की और आपके हिसाब से पॉलिसी बनाने की, आपसे पूछे बिना पॉलिसीज नहीं बननी चाहिए, और आपके फायदे की पॉलिसी बननी चाहिए। आपसे तो पूछा भी नहीं जाता और आपका तो कोई फायदा भी नहीं होता है, तो ये बड़ा दुखदायी रहता है। यही बात मैं आपके ऊपर करता हूँ कि भाई पॉलिसी बिना पूछे बना जाती है। अब थोड़े दिन पहले ये रूल लागू हुआ है कि आप 20,000 से ज्यादा कैश का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कैश का, और अपने अकाउंट में क्या है वो 8 लाख से 10 लाख की ट्रांजैक्शन पे ऐसा कुछ है तो नोटिस आ जाएगा। मतलब कैश का फ्लो क्यों रोका जा रहा है भाई? आपको पहले डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करके, फिर सीबीडीसी में कन्वर्ट करके, फिर क्रेडिट स्कोर में कन्वर्ट करके सोशल क्रेडिट स्कोर तक लेकर जाना है। यानी कि आपके रुपए का नाम बदल कर ई रुपया करना है। आपने देखा है सीबीडीसी? देखिएगा, रिसर्च करिएगा। सीबीडीसी में रुपए का नाम बदलकर ई रुपया कर दिया गया है, और उस ई रुपये के बैग में कुछ भी नहीं है। रुपए के तो बैग में मैं आपको बता रहा हूँ 777 मिलीग्राम सोना है 1 रुपए की कीमत, जो आज के लगभग 15,000 के बराबर बनती है। यानी आपका 1 रुपया और बैंकों का 15,000 रुपए के नोट बराबर हैं। यानी आप जो कमाते हो, बैंक आपके साथ 15,000 गुना की ठगी करते हैं हर ट्रांजैक्शन पर। अब बैंक क्या करता है? ऊपर से ही हो रही है। बैंक का तो क्या मतलब है? बैंक ही कर रहे हैं ना, ऊपर से का क्या मतलब है? रिजर्व बैंक कर रहा है, मतलब ये बैंक थोड़ी कर रहे हैं। यही बैंक तो करते हैं।
ये जितने स्मॉल फाइनेंस वाले बैंक और छोटा कर्मचारी, सबको मालूम है ये घपला हो रहा है। बैंक के कर्मचारी में मैनेजर से लेकर के चपरासी तक सबको पता है कि सब घपलेबाजी है, सब फ्रॉड है। अब उसमें जब तक भारत के मुद्रा का नाम रुपया रहेगा और हम ट्रांजैक्शन रुपए में करते रहेंगे, तब तक भारत के रुपए के पीछे इनको सोना रखना पड़ेगा। अगर हम सारे लोग डिजिटल ही यूज करने लग जाएं, जैसे किसी दिन क्या होगा, एक खबर आएगी कि एक ऐसा वायरस आया है, मैं आपको एक पहले से वार्निंग दे रहा हूं, अभी 2027 में या 29 में, 27 से 29 के बीच में एक वायरस आना है जो नोट से फैलेगा, नोट का जो कागज है उससे फैलेगा। तो अब आपको सारे नोट या तो जलाने पड़ेंगे या जमा कराने पड़ेंगे। अब आपने नोट जमा करवा दिए, आपको अब ट्रांजैक्शन उसके बदले में आपको डिजिट्स मिल जाएंगी, डिजिट्स आपके खाते में आ जाएंगी। अब आप डिजिटल ही ट्रांजैक्शन करोगे, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन आपके आधार के साथ जुड़ी होंगी। वो डिजिटल ट्रांजैक्शन बाद में सीबीडीसी उसको टेक ओवर कर लेगा। अभी फिलहाल क्या है, अभी देश में दो तरह के रुपए चल रहे हैं, दो तरह की ट्रांजैक्शन चल रही है। एक तो जो आपके बैंक खाते से ट्रांजैक्शन हो रहा है डिजिट्स का, एक तो वो हो रहा है एनईएफटी वगैरह हो रहा है। दूसरा सीबीडीसी से भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे उसमें पहले से आपको कूपन मिल जाएगा या कोड मिल जाएगा। अभी नंबरदारों को मोबाइल दिलवाया था 9,000 रुपए का, तो उन्होंने 9,000 रुपए का सीबीडीसी का एक लिंक भेजा उनके मोबाइल पर, और वो सिंपल मोबाइल पर भेजा और कहा जाकर इस दुकान से जाकर ये कोड दे दो और उनको उनके खाते में हम 9,000 डाल देंगे, तुमको मोबाइल मिल जाएगा। तो अब उन्होंने उनके खाते में 9,000 डाले, नंबरदारों को एक मोबाइल मिल गया 9,000 का, उनको लगा 9,000 रुपए मिल गए क्योंकि उनको कीमत 9,000 रखी थी। वो था सीबीडीसी, टेस्टिंग के लिए था। फिर कुछ पेट्रोल पंपों पर भी इसी तरह से लिंक का यूपीआई के थ्रू वो करने लगा। अब लोगों को लगने लगेगा कि जो रुपया है और जो सीबीडीसी है और जो ई रुपया है वो एक ही है, और बाद में लोग कैश को भूल करके ई रुपये को ही रुपया मानने लग जाएंगे। जैसे ही रुपये का नाम ई रुपया हो गया, जितना पैसा जितना सोना हमने कमाया हो वो सब खत्म हो जाएगा। जैसे अभी रुपये सोने के रेट बढ़े, ठीक है, सोने के रेट इतनी स्पीड से बढ़े जिसकी कोई हद नहीं। कारण क्या था? सोने के रेट बढ़ने के पीछे लोगों को क्या लगा? आपको क्या लगता है? मैं आपसे एक आम नागरिक के वही मैं मार्केट का क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई है ना ये, क्योंकि आपको अर्थशास्त्र में, अनर्थशास्त्र में ये पढ़ाया गया है। जो इकोनॉमिस्ट हैं इतने गधे बैठे हैं जिनको कुछ नहीं पता है, जिनको जो ऊपर से किताब में आ जाए वो रटवाना होता है सिर्फ खाली। डिमांड एंड सप्लाई नाम की क्या चीज है? सोने के रेट बढ़ ही नहीं सकते कभी भी, और हमारे पुरखों ने सोने को मानक के तौर पे रखा था। सोने को कभी भी ट्रांजैक्शन में नहीं रखा, सोने की खरीद कभी नहीं की। सोने के बदले में सामान लेना देना करते थे, लेकिन सोने को कभी नहीं खरीदा उन्होंने, क्योंकि सोने के बदले में रुपया अगर रखोगे तो 15 रुपए ही है हमारे तो 1 तोला सोना भारत के रुपए में। तो अभी असल में क्या था, मैं आपको सारा खेल समझा देता हूं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक है उसने देशों को कर्जा दे दिया। जैसे भारत को भारतमाला बनाने के नाम पर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के नाम पर, सड़कों के नाम पर, गलियों के नाम पर, सोलर पैनल की सब्सिडी के नाम पर, डिजिटलाइजेशन के नाम पर, कैमरा लगाने के नाम पर, और पुलिस वालों को फैसिलिटी देने के नाम पर, बच्चों को वैक्सीन लगाने के नाम पर, खाद देने के नाम पर, ड्रोन देने के नाम पर। एक तरफ तो कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरा ड्रोन दीदी बना रहे हैं, ड्रोन दे रहे हैं 1 लाख रुपए का, 10-10 लाख रुपए का। उस नाम पर जो लोन दिया वो डिजिट में दिया था। अब डिजिट तो टेंजिबल नहीं होती है, टेंजिबल मतलब दिखने वाली चीज, डिजिट तो बस हवा में होती है खाली। तो कोई एसेट उसके बराबर में रखना पड़ेगा उनको, कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी, कोई धातु, कुछ रखना पड़ेगा उनको। तो उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया में 300 ट्रिलियन की इकोनॉमी बूस्ट कर दी कि इतना डाटा, इतना कर्जा तुमको दिया, इतना कर्जा तुमको दिया, ऐसा करके कर्जा दे के सारी दुनिया के देशों को कर्जदार बना दिया और 300 ट्रिलियन का एक बबल बना दिया, गुब्बारा। अभी उनको वो फोड़ना नहीं है, लेकिन उस 300 ट्रिलियन को मार्केट के अंदर तो उन्होंने डाल दिया था। अब उसके बदले में उनके पास प्रॉपर्टी होगी तो ही कुछ पैसा सर्कुलेट करेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट करना चालू कर दिया और उन्होंने गोल्ड खरीदना चालू किया। जब उन्होंने गोल्ड खरीदा तो गोल्ड के रेट बढ़े
आम नागरिक, देखो दोनों में बड़ा फर्क होता है, इसको समझिएगा। जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा पड़ा है या डिजिट पड़े हुए हैं खाते में, वो हमेशा गोल्ड खरीदते हैं। और जो आम नागरिक है, वो जब रेट बढ़ता है गोल्ड का तो गोल्ड बेचता है। यानी हम लोग गोल्ड बेचकर डिजिट बनाते हैं अपने खाते में, और वो लोग डिजिट बेचकर गोल्ड बनाते हैं असलियत में। तो उन्होंने 300 ट्रिलियन जो गोल्ड था, जो वो था, उसमें से 200 ट्रिलियन का गोल्ड बना लिया। तो अब उनके पास 200 ट्रिलियन के गोल्ड हो गया। अब पूरी दुनिया से लगभग 200 ट्रिलियन का जो कैश है, वो कैश फ्लो रुक गया। अब वो कैश फ्लो रुकने से क्या होगा, देश में, दुनिया में बहुत भारी मंदी आएगी। पूरे दुनिया में बहुत भारी मंदी आएगी। इतनी मंदी आएगी, नौकरियां जाएंगी, बड़े युद्ध होंगे, बड़ी महामारियां लेकर आएंगे। उस मंदी को छुपाने के लिए जो नोटबंदी की और जीएसटी की बर्बादी थी, उसकी बर्बादी को छुपाने के लिए, उस मंदी को छुपाने के लिए वो कोरोना को लेकर आए थे। और कोरोना की आड़ में वो जितनी बर्बादी थी वो छुप गई। लोगों को लगा यार जिंदा बच गए, वही बड़ी बात है। फिर वैक्सीन लगी, और फिर वैक्सीन के चक्कर में सारे लोग फंसे, और अब लोग उस मंदी को भूल गए। अब नई मंदी आएगी, उस मंदी से निकल नहीं पाएंगे 2030 तक, जो कि उनका एजेंडा है, एजेंडा 2030। यू विल नॉट ओन एनीथिंग बट यू विल बी हैप्पी। मतलब तुम्हारा किसी चीज के ऊपर स्वामित्व नहीं होगा, लेकिन तुम खुश रहोगे। क्यों खुश रहोगे? क्योंकि 5 किलो अनाज मिलता रहेगा आपके खाते में। 6,000 रुपया जो राहुल गांधी मांगता है न्याय योजना के तहत, कि तुमको एक बंदे का खर्चा 6,000 रुपया, तो 6,000 की डिजिट तुम्हारे खाते में आती रहेंगी। उन 6,000 के बदले तुमको जरूरी सामान मिलता रहेगा। इससे ऊपर तुम ना कमा सकते हो। तुम्हारे पास खेती अपनी नहीं बचेगी, पानी अपना नहीं बचेगा, अनाज अपना नहीं बचेगा, बीज अपना नहीं बचेगा, डंगर अपना नहीं बचेगा, जंगल अपना नहीं बचेगा, मकान अपना नहीं बचेगा। आपके पास कुछ अपना बचेगा ही नहीं। जब आपके पास कुछ अपना बचेगा ही नहीं, तब आपको जो मिल जाएगा उसी भीख में आपको खुश रहना होगा। ये प्लान स्ट्रेटेजिकली है। तो ये सोना का रेट बढ़ना और फिर अचानक से धड़ाम पे गिरना, ये सारा स्क्रिप्ट का हिस्सा था। लेकिन आम नागरिकों को कौन समझाएगा? इकोनॉमिस्ट तो बैठे हुए हैं, उनको तो किसी ने ना रुपया समझाया ना इकोनॉमी समझाई। वो तो डिमांड और सप्लाई, दो ही शब्द जानते हैं, इससे बाहर हुआ। ट्रेड डील का क्या फायदा होगा भारत को? इसका कोई फायदा नहीं होगा। नाश होगा, सत्यानाश होगा किसानों का, टोटल सत्यानाश। जो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, भारत ने आज तक 1980 के बाद शायद आज तक खोला नहीं है किसी भी देश के लिए। और हर कोई देश भारत से दोस्ती करना चाहता है। हुई एक भी आइटम दुनिया के किसी भी देश में खरीदी नहीं जाती। तो आपके मोबाइल नंबर में जितने राहु केतु शनि के नंबर होंगे, उतना आपको ट्रबल ज्यादा आएगा। यानी कि राहु मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी अनाज उगता है वो सारा हाइब्रिड बीज उगता है यहाँ पे। और देसी बीज तो खत्म कर दिया रॉकफेलर फाउंडेशन ने। हरित क्रांति के नाम पर जो हमको हाइब्रिड बीज दिए गए थे, और जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां ये सत्यानाश करने पर लगी हैं जमीनों का और नस्लों का, एनडीआरआई जैसे ही संस्थान जो सत्यानाश कर दिया डंगरों का, ये सारे के सारे हमारी इस पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम को खराब करने के लिए ही थे। तो आपका अनाज किसी भी देश में स्वीकार नहीं होता है। सिर्फ वही चीजें स्वीकार होती हैं जहां आपकी बर्बादी होनी होती है। जैसे मैकडोनल्ड है या फिर सबवे जैसे कंपनियां हैं जो बर्गर वगैरह बना के देती हैं, वहां पर भी वो जितना भी टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च जितनी यूज करते हैं वो सारी हाइब्रिड यूज करती हैं बराबर साइज की। जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी आलू हाइब्रिड ही यूज करती हैं। जो तेल बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी हाइब्रिड ही यूज करती हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज करती हैं। तो भारत का बना हुआ कोई भी, आप देखोगे पिछली बार इतने लाख टन समुद्र में फेंका क्योंकि वो वहां से अमेरिका से वापस आ गया, रिजेक्ट हो गया कि ये तो केमिकल वाला है, हमें तो सिर्फ ऑर्गेनिक चाहिए। ऑर्गेनिक हमारे यहाँ कोई कल्चर बचा ही नहीं है। तो भारत की कोई आइटम कहीं देश में नहीं बिकती नहीं है किसी भी देश। तो ओवरऑल क्या फाइंडिंग्स हैं जी इसके, ट्रेड के, एप्स्टीन फाइल के और इस सोना चांदी की गिरावट? देखो, एप्स्टीन फाइल के बहाने से देश में अस्थिरता का माहौल ला करके और नया कोई मोहरा बिठाना होगा। जहां तक चांसेस हैं 2027 में
मैंने एक बात बोली थी शायद कि 26 और 27, 26 या 27 इन दोनों में से किसी एक टाइम पर चंद्रबाबू नायडू और ये नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार अपने आप गिर जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। उसी टाइम पर देश के बहुत से राज्यों में चुनाव होने हैं, सेम 2027 में चुनाव होने हैं। जैसे पंजाब में चुनाव उसी टाइम होना है, बिहार में चुनाव बिहार में नहीं, बिहार में तो हो चुका है, पंजाब में, यूपी में, बिहार में तो हो चुका है। बिहार में कब हुआ है? कहाँ दिमाग गया हुआ आपका? बिहार में कब हुआ? अभी हुआ चुनाव बिहार में। अच्छा, मतलब लगभग 4 स्टेटों में चुनाव हुआ। हाँ, एक तो है पश्चिम बंगाल में है, सबसे बड़ा चुनाव। हाँ, बंगाल में चुनाव, पश्चिम बंगाल में है, यूपी में है और पंजाब में है। हाँ, उत्तर प्रदेश में। हाँ। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की राजनीति को अफेक्ट करती है। तो दंगे बड़े फ्रूटफुल रहेंगे इनके लिए, दंगेबाज तो हैं ही ये लोग। और अब दंगा करने के लिए इनको माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल बनाने के लिए इनको ये लोग आतंकवादी अपने लेके आते हैं। पहलगाम में ये अपने लेके आए, पुलवामा में अपने लेके आए, दिल्ली बम ब्लास्ट इन्होंने ही करवाया चुनाव से पहले। हर चुनाव से पहले ये लोग एक काम करते हैं, तो अगली बार फिर से कोई ना कोई कर देंगे। अगर पंजाब इनको लपेटना होगा तो किसी सरदार से करवा देंगे ये कोई आतंकी हमला। ठीक है ना? इनको क्या पगड़ी पहन के तो करवाना है, सीसीटीवी कैमरे में पगड़ी आ गई, बदनामी तो करना होता है ना। सिंपली टोपी मुसलमान करवाना होगा, अपने ही लोगों को टोपी पहनवा के ये लोग मंदिरों में मांस फेंकवाने का काम पुराना करते रहे हैं आरएसएस वाले। तो इनका पुराना गेम प्लान है ये। तो अस्थिरता का माहौल अगर आ जाए, साथ में पूरे देश में इमरजेंसी लग जाए, साथ में इन स्टेटों का चुनाव आ जाए, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर काम किया जा सकता है। ये 2029 के एजेंडा का पार्ट हो सकता है। उस वक्त देश को, लोगों को अपनी पावर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अपने स्वराज की तरफ, अपने गांव के राज की तरफ दोबारा से लेना पड़ेगा और अपनी जमीनों पर क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए और ये इनके जो रोबोट्स हैं वो मार्केट में उतर आए, क्योंकि पुलिस की जगह पर ये लोग रोबोट उतारेंगे। मशीन से आप लड़ नहीं पाओगे। एक रोबोट 50-50 पुलिस वालों का काम कर सकता है, गोलियों से भून सकता है, कोई फालतू बोलेगा तो लड़ा देगा। तो आदमी को जो सबसे बड़ा खतरा आने वाले टाइम में है वो एआई से है, रोबोट से है, सीसीटीवी कैमरे से है, इंटरनेट से है, 5G से है, लाईफाई से है और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों से है, पानी के खराब होने से है और आपकी पाइनियल ग्लैंड की बर्बाद होने से और आपकी अनेकता, अखंड, मतलब आपके खंड खंड होने से है। इससे आपको सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है यदि आपने किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर के जीवन जीना चालू किया तो। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या जो एप्स्टीन फाइल है, ये इसी अस्थिरता के लिए बनाए जा रहे बेस मात्र हैं जिसके लिए हम आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।